आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगातार बढ़ रहे गोल्ड के प्राइस के बारे में। आखिर किन कारणों से गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। यदि आप गोल्ड का व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको गोल्ड की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गोल्ड के भाव किन कारणों से लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या होती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी किन कारणों से होती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है जैसे रसिया यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, पैंडेमिक, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल अनसर्टेनिटी मतलब होती है कि वैश्विक स्तर पर इनमें से कोई भी एक कारण होगा तो उसको ग्लोबल अनसर्टेनिटी बोलते हैं, या हिंदी में और सरल भाषा में समझे तो वैश्विक अनिश्चितता। जब देश दुनिया को भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन हो या अनिश्चितता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब उसको बोलते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इनमें से अभी कौन सा कारण चल रहा है, वार, रसिया यूक्रेन का वार हुआ, और जी इजराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ग्लोबल लेवल पर अभी ये बार वाली जो स्थिति चल रही है इसको बोलते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और जिसके कारण देश दुनिया को भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि आगे क्या होने वाला है, कोई जानकारी नहीं है। और जब कन्फ्यूजन होता है देश दुनिया को लेकर के भाई अभी कन्फ्यूजन है, तब क्या होता है, रिस्क होता है। और रिस्क किसको होता है, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर मतलब आप समझ लीजिए सीधे सीधे जैसे शेयर मार्केट होती है, आप शेयर मार्केट नहीं, आप उनको कंपनियां समझ लीजिए। तो जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो इन्वेस्टर का उसमें पैसा होता है, तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है वहाँ से कंपनियों से, और अपने पैसे को लेकर चला जाता है गोल्ड की तरफ और डॉलर की तरफ और बॉन्ड की तरफ, क्योंकि वहाँ पर पैसा उसका सेफ होता है। किस कारण से, एक जो शब्द ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन। जब देश दुनिया को कन्फ्यूजन होता है तो रिस्क होता है, और रिस्क होता है तो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनियों से निकालते हैं और गोल्ड की तरफ, डॉलर की तरफ और बॉन्ड की तरफ लगा देते हैं, बॉन्ड की तरफ अपना पैसा लगा देते हैं। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं, और जैसे ही कंपनियों से इन्वेस्टर पैसा अपना निकालते हैं तो कंपनियों का क्या होता है, काम स्लो हो जाता है, अपने आगे वाले डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं, जिसका उनका वर्क स्लो हो जाता है और कंपनियों से एम्प्लॉय को नौकरी निकाली जाती है, और जिससे क्या है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इनकम कम हो जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि चाइना ताइवान टेंशन। अभी पीछे आपने सुना होगा चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन हुई थी। तो चाइना में लगभग 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं, 300 कंपनियां इंटरनेशनल लेवल की कंपनी हैं। और चाइना का शायद ही कोई देश होगा जहां पर सामान ना जाता हो, एक्सपोर्ट ना होता हो या इंपोर्ट ना होता हो। और चाइना में बहुत सारी मैन्युफैक्चर होता है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल्स हो गए, फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, एलईडी हो गए, एलसीडी हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए। मशीनरी में भी बहुत कुछ सामान होता है, हैवी मशीनरी हो गई, फैक्ट्री इक्विपमेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, बहुत सारे मेटल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे सामान जो होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। अब जब ये टेंशन क्रिएट हुई तो इन्वेस्टरों को पता चला कि टेंशन हो गई, इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं बड़ी बड़ी मार्केटों से और चले जाते हैं गोल्ड में। तो केवल एक गोल्ड में चले जाते हैं, अपना शिफ्ट हो जाते हैं। किस कारण से, एक कन्फ्यूजन के कारण से। अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा देश दुनिया में, तो इसलिए वो होने से पहले ही 50% निकल के भाग जाते हैं। अब बोलते हो सर, आप बोलोगे सर कि भविष्य किसने देखा है, कन्फ्यूजन क्या होगा, कुछ किसी को थोड़ी पता है क्या होने वाला है, ये किसने देखा है, ये कैसे निकल जाते हैं। तो अब इसका मैं आपको दूसरा पार्ट दिखा देता हूँ। अगर युद्ध होता है तो इन इन्वेस्टर के साथ या इनका क्या असर होता है युद्ध के दौरान। जैसे कि अब आगे चलते हैं। 24 फरवरी 2022 रसिया यूक्रेन का युद्ध आपको याद होगा, जो कि अभी भी चल रहा है। वहाँ पर कंपनियों का लॉस कितना हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूनिपेर एक जर्मनी की कंपनी थी, ऑयल कंपनी थी, जो कि पूरे यूरोप में दूसरे नंबर पर आती है। और जब युद्ध 2022 में स्टार्ट हुआ तो उस कंपनी का लॉस हुआ था 40 बिलियन लॉस। 40 बिलियन मतलब 3.6 लाख करोड़ का अप्रोक्सीमेटली लॉस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा लॉस था, और पूरे यूरोप में दूसरे नंबर की कंपनी थी। 40 मिलियन मतलब 3.6 लाख करोड़। अब इसमें किसी के 100 करोड़ इन्वेस्ट होंगे, किसी इन्वेस्टर के, किसी के 50 लाख होंगे, किसी के 10,000 करोड़ भी होंगे, किसी के 500 करोड़ भी होंगे। अब ये बिल्कुल बैंक करप्ट हो गई है। आप इसको नेट पे, गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। पूरी बैंक करप्ट हो गई है, सारे इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया, और इसीलिए, और इस सारे इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया। ऐसे ही लगभग 1300 फॉरेन कंपनियां जो हैं रसिया में रजिस्टर्ड हैं, जो कि काम कर रही हैं, जिनका टोटल 176 बिलियन का नुकसान हुआ है। और कंपनियों में किसका पैसा होता है, इन्वेस्टर का।
तो इसलिए क्या होता है, जब एक वो कन्फ्यूजन बढ़ आता है, अगर वो उस कन्फ्यूजन में वहाँ नहीं निकलते हैं तो उनका फिर ये असर हो जाता है, उनका पैसा लगभग बैंकक्रप्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डूब जाते हैं, सालों साल पैसा नहीं मिलता है। इस कारण से लोग कन्फ्यूजन में आते हैं और जैसे ही अनिश्चितता होती है, कन्फ्यूजन होता है, रिस्क होता है, पैसा निकालते हैं और गोल्ड में चले जाते हैं, इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है। और रसिया और यूक्रेन युद्ध में ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनियां भी बहुत सारी लॉस में थी, और भी कंपनियां हैं, जैसे ऑटो कंपनीज हैं, ये भी लॉस में चली गई थी। अब बात करते हैं, युद्ध जब होता है तो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जैसे कि अभी पिछले 2022 से कई सारे युद्ध हो गए, रसिया यूक्रेन वार हो गया, इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब जब ये युद्ध होते हैं तो क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, गैस प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो जाती है, सामान समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, डिले हो जाते हैं 6 महीना 4 महीना, और फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, चिप्स ऑयल्स रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, और जिससे कि प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और देशों में इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब जहां सामान नहीं जाएगा, सामान की किल्लत होगी, वहां महंगाई बढ़ जाती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को मेंटेन करने के लिए लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं ताकि वो बराबर मेंटेन रहे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर है, अब बात करते हैं अमेरिका और डॉलर की पावर के बारे में कि डॉलर की पावर क्या है। अब अमेरिका का मेन सैंक्शन, जब अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगाए तो रसिया पर क्या सैंक्शन, रसिया के बड़े बड़े बैंकों पर सैंक्शन लगा दिए, सर्वर बैंक हो गया, बीटीबी बैंक हो गया। अब इनसे क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, रसिया को डॉलर ट्रांजैक्शन से बाहर कर दिया, इंटरनेशनल पेमेंट उसकी मुश्किल हो गई, मतलब रसिया अब डॉलर में इजीली पैसा कहीं भी नहीं भेज सकता था। और रसिया के डॉलर रिजर्व अमेरिका ने क्या किया, हर देश के रिजर्व होते हैं अमेरिका के बैंकों में, जिनके आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड होती है, और 85 इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होती है। तो अमेरिका ने रसिया के 300 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया, रोक के रख दिया। अमेरिका और यूरोप ने भी फ्रीज कर दिया। मतलब अमेरिका ने रसिया का अपना ही पैसा उसे देने से मना कर दिया। यह है अमेरिका की डॉलर की पावर और अमेरिका की पावर, अर्थात डॉलर की पावर इसलिए क्योंकि डॉलर में ट्रेड होती है और डॉलर को कंट्रोल करता है अमेरिका। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, रसिया को स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंक सिस्टम से बाहर कर दिया, जिससे वो कोई ट्रेड ना कर सके। स्विफ्ट सिस्टम होता है जब दो देशों के बीच ट्रेड होती है डॉलर में, तो स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंक है जो कि अमेरिका के कंट्रोल में आती है। अब स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पेमेंट स्लो हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पेमेंट मतलब बंद कर दिया पूर्ण रूप से, और ग्लोबल ट्रेड जो है रसिया की रुक गई। और इसके बाद अमेरिका ने क्या सैंक्शन लगाया, ऑयल गैस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, रशियन ऑयल गैस का इंपोर्ट बंद कर दिया, न्यू ऑयल और गैस इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लगा दी। रसिया की लगभग मेन इनकम सोर्सेस को अमेरिका ने डॉलर के माध्यम से ब्लॉक कर दिया, रोक दिया 70% इनकम को। अब इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और चिप्स एक्सपोर्ट बंद हो गया, रसिया के एडवांस चिप्स सेमीकंडक्टर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। इससे डिफेंस स्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी नुकसान हो गया। लगभग $1 के माध्यम से अमेरिका ने 70% रसिया की इनकम कम कर दी। तो यह है अमेरिका के डॉलर की पावर। ऐसा ही एक एग्जांपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ, नाम है वेनेजुएला, कंट्री का नाम है। सन 2014 में वेनेजुएला ने अमेरिका को ओपनली चैलेंज कर दिया, डॉलर सिस्टम को लेकर क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई हम डॉलर में ट्रेड आपकी नहीं करने वाले हैं। और रसिया और चाइना के साथ जाकर वेनेजुएला खड़े हो गए, वेनेजुएला रसिया और चाइना के साथ खड़े हो गए। बस अमेरिका को यही बात अच्छी नहीं लगी और अमेरिका ने क्या करा, डॉलर सिस्टम पे उसके ट्रेड पर बैंड लगा दिया, स्विफ्ट से उसको बाहर कर दिया, और बाहर से डॉलर आना बंद हो गया वेनेजुएला के लिए। और जब डॉलर आना बंद हो गया, अब वेनेजुएला का 95 इनकम ओनली ऑयल पर है, ऑयल से उसे इनकम होती है। अब डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, और डॉलर में ट्रेड नहीं हुई तो उसका डॉलर आना बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो देश में मतलब ऐसे हालात कर दिए अमेरिका ने कि वहाँ पर फूड और मेडिसिन तक के पैसे उन लोगों के पास नहीं रहे। तो जब वहाँ पर नोट और वहाँ की सरकार ने छाप दिए कि और एक्स्ट्रा नोट छाप दिए, तो इतनी भुखमरी कर दी कि नोटों में वहाँ के लोग वहाँ की करेंसी से खाना बनाने लगे। यहाँ तक कि मतलब वेनेजुएला को डॉलर की पावर से घुटनों पर टेक दिया था। किसी भी देश को आज भी अमेरिका चाहे डॉलर की पावर से घुटनों पर टेक सकता है, अगर बड़े बड़े 10-15 दोस्त छोड़ दें तो। ऐसा ही अमेरिका ने डॉलर की पावर से क्या किया, रशिया पे 300 बिलियन का रिजर्व को फ्रीज कर रखा है, और ईरान के भी 100 बिलियन अभी तक
फ्रीज कर रखे हैं, रोक रखे हैं। अफगानिस्तान के 9 बिलियन 2021 से फ्रीज कर रखे हैं, इराक के 1910 में और लीबिया के 2010 में। लेकिन ये सब किस कारण से? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर 85% रेट डॉलर में होती है और डॉलर जो रिजर्व में होता है उसको भी रोक लेता है, जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसी देश का बंद हो जाता है और जो 70% किसी भी देश की इनकम होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से होती है वो ठप हो जाती है और वो देश घुटनों पर आ जाता है। अब बात करते हैं, असली पिक्चर तो यहाँ से शुरू होती है जब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। अब क्या होते हैं, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक से गोल्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। सभी देश जो है डॉलर पर भरोसा अब कम होने लगा। अब यहाँ पर डॉलर का एक थोड़ा सा कमी भी होने लगी, जिस पर डॉलर पर लोगों को भरोसा कम होने लगा। पहले से ज़्यादा देश तो यूएस डॉलर रिजर्व करके रखते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अमेरिका का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी अर्थात इनकम की अगर हम बात करें 2025 की, जो जीडीपी की है कुल 30.6 ट्रिलियन की है एज ऑन डेट में, और अमेरिका पे कर्जा है अराउंड 38 ट्रिलियन का कर्जा है। मतलब जो नेशनल इनकम है उससे 8 ट्रिलियन ज़्यादा है, उस पर कर्जा है। तो डॉलर, और वो इसके साथ ही मान लो इसके साथ ही क्या करता है, अमेरिका डॉलर को सैंक्शन के लिए यूज़ भी करता है। मान के चलो 30 ट्रिलियन तो इनकम है और 38 ट्रिलियन हो गई, तो इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास 30 लाख रुपए हैं और मेरे पास सभी के पैसे रिजर्व हैं और मेरे पास 38 लाख कर्जा है। तो सभी देशों को, सभी कंट्री को लगता है कि यार इसके पास तो पैसा नहीं है, कभी पहले से ही कमज़ोर है, तो क्या करते हैं, अपना अपना पैसा लेने लगते हैं। तो अब इस सिस्टम को बदलने के लिए सब देशों की कंट्री ने क्या सोचा, भाई डॉलर में तो रिस्क है, तो डॉलर को रिजर्व से हटाकर गोल्ड में शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, जिस कारण से गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाता है। अब दूसरी जो पावर होती है अमेरिका के पास में वो होती है सैंक्शन। सैंक्शन से सभी कंट्रियां परेशान रहती है कि अमेरिका, बस एक बार अमेरिका के खिलाफ कोई चला जाए और अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा जाए तो 70% इनकम उसके जीरो कर देता है, घुटनों पर ला देता है। तो सैंक्शन पैसे को रोक देता है, ट्रेड बंद कर देता है और बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देता है, और सब डॉलर, ये सब होता है डॉलर सिस्टम के थ्रू, और डॉलर को कंट्रोल करता है अमेरिका। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादातर यूएस डॉलर में ही होती है। वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक अमेरिका के सिस्टम से जुड़े होते हैं। इसलिए जैसे चाइना, रसिया, भारत बोल रहे हैं कि सिर्फ डॉलर पर ही डिपेंड रहना रिस्की होगा। सब अब इन देशों को समझ में आया कि डॉलर पर डिपेंड रहना रिस्की है, तो इसका सॉल्यूशन निकाला चाइना और रसिया ने, गोल्ड, जिसको कोई भी कंट्री होल्ड नहीं करती है, ना ही किसी कंपनी का उस पर कोई कंट्रोल होता है। तो इसलिए चाइना और रसिया गोल्ड के पीछे जाने लगे। गोल्ड पर कोई सैंक्शन भी नहीं लगा सकता। यूक्रेन वार में जैसे देखा, डॉलर पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन डॉलर गोल्ड पे कोई नहीं लगता, ना ही गोल्ड को कोई फ्रीज कर सकता है। इन्फ्लेशन से भी गोल्ड आपको प्रोटेक्शन देता है। हर कंट्री में महंगाई बढ़ रही होती है, पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है, लेकिन गोल्ड टाइम के साथ अपनी वैल्यू मेंटेन करता है, इसलिए भी लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। और इसलिए सेंट्रल बैंक गोल्ड को इन्फ्लेशन का शील्ड के रूप में देकर रखते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे जियो पॉलिटिकल, जैसे बार हो गया, ट्रेड बार हो गया, पॉलिटिकल टेंशन केसेस में डॉलर के शेयर एक बार गिर जाएंगे, लेकिन गोल्ड का शेयर नहीं गिरता है। गोल्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। सेंट्रल बैंक हमेशा सेफ ऑप्शन चुनती हैं, जैसे कि गोल्ड। लॉन्ग टर्म की अगर ट्रस्ट एसेट की बात करें, 500 साल से वैल्यू रखता आ रहा है, किसी कंपनी या गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जमा कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं रसिया, चाइना रसिया का स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या हुआ। चाइना और रसिया तेजी से गोल्ड को रिजर्व बढ़ा रहे हैं। जब बड़े बड़े देश जैसे चाइना, रसिया, भारत गोल्ड को बढ़ाने लगे, तो बाकी देश भी छोटे छोटे इस ट्रेंड को फॉलो करने लगे और गोल्ड को अपने सेंट्रल बैंक में रिजर्व करने का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया 2024 से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2025 में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी कंट्रियों ने गोल्ड खरीदा है, जिसमें मैं कंप्यूटर। अब बात करते हैं 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड परचेज, कौन कौन से सेंट्रल बैंक्स ने कितना गोल्ड परचेज किया है। तो गोल्ड की अगर बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड के पास 2025 तक 67 टन गोल्ड्स है। लार्जेस्ट बाइस्ट ऑफ 2025 में सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाला है कौन, नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड। 2025 में एक्टिवली एक्यूमुलेटिंग गोल्ड सबसे ज़्यादा 2025 में पोलैंड ने गोल्ड खरीदा है। अब बात उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलर बैंक्स ऑफ चाइना। चाइना ने 36 से 40 टन गोल्ड खरीदा है। कंटिन्यूसली मंथली मतलब लगातार परचेजिंग की है गोल्ड की चाइना ने। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान, 25 से 30 टन गोल्ड होल्ड करता है कजाकिस्तान, और स्टडी परचेज ऑफ 10 अमंग टॉप वायर, इसने भी सबसे ज़्यादा गोल्ड बाय किया है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की। तुर्की ने 20 टन गोल्ड खरीदा है 2025 में, बाइंग फॉर 26 प्लस कंजिक्यूटिव मंथ्स, 26 मंथ तक लगातार इसने बाइंग की है 2024 से 2025 तक सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की ने। उसके बाद नेक्स्ट है
नेशनल बैंक ऑफ चिंजिन रिपब्लिक, इसने 15 टन गोल्ड खरीदा है 2025 में। लॉन्ग टर्म वायर 29 कंजिक्यूटिव मंथ, 29 महीने तक लगातार गोल्ड की बाइंग की है इस बैंक ने। उसके बाद नेक्स्ट बैंक है स्टेट ऑयल फंड अजरबैजान, इसने 30 टन गोल्ड बाई किया है, लिस्टेड हाई इन द नेट परचेज, इसने भी 2025 में 30 टन बाई किया। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राज़ील सेंट्रल बैंक, 15 से 16 टन गोल्ड अक्टूबर में बाई किया है 2025 में। रिपोर्टेड एडिंग इन क्वार्टर 4, केवल एक ही अक्टूबर 2025 में 15 से 16 टन, एक महीने में 15 से 16 टन गोल्ड खरीदा है सेंट्रल बैंक ब्राज़ील की ने। उसके बाद है गुंटेमाला सेंट्रल बैंक, इसने 6 टन गोल्ड खरीदा है बहुत अराउंड सितंबर 2025 में, 6 टन गोल्ड एक ही महीने में खरीदा है इसने। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान, माइनर नेट परचेजिंग ईयरली बट सम नेट सेल्स ओवर ऑल, इसने भी गोल्ड बाई किया। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ घाना, 1 से 2 टन गोल्ड इसने खरीदा है, माइनस परचेजिंग मतलब छोटी परचेजिंग की। उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ कंबोडिया, 1 टन गोल्ड इन्होंने भी खरीदा है। उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ द फिलीपींस, 1 टन गोल्ड इन्होंने भी खरीदा है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ युगांडा, इनिशियली पायलट गोल्ड अक्यूमुलेशन, मतलब इन्होंने अभी गोल्ड खरीदने की शुरुआत की है। पोलैंड सबसे टॉप, पोलैंड ने सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा है नेट बायर 2025 में, सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा है पोलैंड ने, चाइना ने, तुर्की ने और ब्राज़ील ने। दोस्तों ये थी गोल्ड के बारे में पूरी जानकारी। अगर हमारी